Hi friends, this is your Vision Open and you guys are watching your favorite channel Hathway BTV युवा क्यों ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। वैसे सभी को पता है कि हमारे शहर में ना टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है और ऐसा बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं या फिर ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो हमारे देश का नाम, हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारी जो सिटी है उसका नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे कुछ बच्चे होने वाले हैं और ऐसे उनके कोच होने वाले जिनसे हम बात करेंगे कि वो कैसे मार्शल आर्ट्स जो होते हैं वो उन्हें सिखाते हैं। और उन्होंने अभी एक इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था, वहाँ पर जाकर 5 गोल्ड और 1 सिल्वर हमारे इंडिया के लिए लेकर आए हैं, जहाँ पर बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे देशों से लोग आए थे जिसे कि बाहर के देश ने ही होस्ट किया था, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के लिए 6 मेडल्स वो लेकर आए और हमारी सिटी का नाम उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसे रोशन कर दिया। तो सबसे पहले तो हम वहाँ कॉम्पिटिशन्स की कुछ जो झलक है जो वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया है उस पर नज़र डालते हैं। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरुण खोलो तो इधर। पीछे आ जाए, पीछे हो जाना, चोट लग जाएगी। देख रहे हैं गल वाली है, गल स्टाइल में जंपिंग है। पीछे आओ बेटा। सो वेल, जैसे कि आपने शॉर्ट्स देखे कि कितनी अच्छे से उन लोगों ने, बच्चों ने परफॉर्म किया और कितने अच्छे से उन्होंने मतलब हमारे देश का नाम रोशन किया। लेकिन एक चीज़ बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ के पीछे ना किसी का हाथ होता है। जैसे कि कोई गुरु होते हैं जो कि अपने बच्चों को सिखाते हैं और फिर वो नाम रोशन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस गुरु की ही वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वही बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हैं। सो फाइनली हमारे साथ उन बच्चों के गुरुजी हैं जिनका नाम प्रमोद गोस्वामी। सर, क्या मतलब कितनी खुशी मिली जब आपके बच्चे 5 गोल्ड और 1 सिल्वर इंडिया के लिए लेकर आए? बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि माँ बाप को फील होता है अपने बच्चों के लिए, मुझे भी अपने बच्चों के लिए बिल्कुल वैसा ही फील होता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका सिखाया हुआ बच्चा परफॉर्म करता है, वो जब शहर में नंबर बनाता है, स्टेट में नंबर बनाता है और देश में नंबर बनाता है और जब इंटरनेशनल लेवल पे जब मेडल जीतता है तो वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। वो बयां कर पाना शब्दों में, या कह लें वो शब्द मेरे पास नहीं है जो मैं बयां कर सकूं यहाँ पर। सर, मार्शल आर्ट्स की अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी से चले आ रहे हैं, मार्शल आर्ट चला आ रहा है और बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बहुत सारी उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें आप हमें मार्शल आर्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? जी, मार्शल आर्ट्स बहुत पुराना है। मतलब जब हम लोग शब्द नहीं जानते थे, जब सोचो 2 मिनट के लिए, जो हमारे पास हम आदिवासी या उससे भी पुराने समय में जब हमें बोलना नहीं आता था, हमारे पास शब्द नहीं थे, तब हम जानवरों से अपनी रक्षा करते होंगे।
ऑब्वियस सी बात है, सभी जानवर करते हैं, जो बोल नहीं पाते वो अपनी रक्षा करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। बिल्ली कुत्तों को भी देखा हमने, तो ऐसे हम भी अपनी रक्षा करते होंगे उस समय में। और उस समय में सबसे पहले कोई कल्चर डेवलप हुआ होगा तो वो मार्शल आर्ट का डेवलप हुआ होगा कि वो अपनी रक्षा कर सके, अपने परिवार की रक्षा कर सके। और वो डेवलप होते 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 उसे सिस्टमेटिक क्रमबद्ध बना दिया गया, और जो सिस्टमेटिक बनने के बाद मार्शल आर्ट्स बना, बाद में कल्चर डेवलप हुआ, दूसरी चीज़ें डेवलप हुई, संस्कृति डेवलप हुई। मुझे लगता है सबसे पहले मार्शल आर्ट डेवलप हुआ, उसके बाद दूसरी चीज़ें आई। तो मार्शल आर्ट जब आई, उसके बाद हमने क्या कह लें, महाभारत के समय की बात करें या बहुत पुराने समय की किसी भी कथाओं में बात करें, वहाँ पर लड़ाइयाँ, युद्ध और योद्धाओं की बातें और जो कहानियाँ भी होती हैं वो योद्धाओं की होती हैं। तो वही कला है जो राजसी कला है, जो राजाओं के बच्चों को और राजाओं को सिखाई जाती थी, वही कला है, सिस्टमेटिक है। और अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो गया उसका, अलग अलग कल्चर जुड़ गया उसके साथ, तो वो अलग अलग मार्शल आर्ट्स बने। जैसे कि थाईलैंड का मार्शल आर्ट्स बना मुआ थाई, ब्राज़ील का मार्शल आर्ट्स बना कापोआरा, अमेरिका ने मिक्स मार्शल आर्ट्स को अपनाया, जापान निंजुत्सु के नाम से जाना गया, निंजुत्सु मार्शल आर्ट्स वहाँ किया जाता है। और इज़राइलियन मार्शल आर्ट्स है क्रा मागा, जो कि वहाँ की आर्मी अपनाती है। ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग उनको नाम दिए गए और अलग अलग टेक्निक डेवलप की गई और अपनी संस्कृति से जोड़ लिया गया। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि मार्शल आर्ट जो है बहुत टाइम से चला आ रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि आप आज भी वो जो ट्रेडिशन था उसी को फॉलो करते हुए मार्शल आर्ट को, मतलब उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मार्शल आर्ट को पहचान दे रहे हैं, तो वो क्या ट्रेडिशन है? देखिए, पुराने समय में जब मार्शल आर्ट्स करते थे तो उसके कल्चर होते थे, मतलब उसके रूल्स होते थे कि उस तरह से फॉलो करें। होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो 4 दिन सीखने के बाद मोरल डाउन होता है, इंसान छोड़ देता है, या होता है कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो सिस्टम नहीं है हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, उसमें सब कुछ खो दिया है हमने। तो मैं जो यहाँ ट्रेनिंग देता हूँ बिल्कुल प्राचीन तरीके से देता हूँ। जब भी कोई गार्डन में आता है, वो किसी भी धर्म का हो, वो पहले आके गार्डन में अपना सिर टिकाएगा और वो इसको कर्म भूमि मानेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पूजा पाठ करे, तिलक करे, मंदिर करे। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ उस बच्चे को कि जब आप समर्पण देते हो, जब आप समर्पित होते हो, डिवोशन आप देते हैं, तब चीज़ें अपने आप ऊपर आ जाती हैं। मोरल डाउन नहीं होगा आपका। जब आप आएंगे, विश करेंगे इसे, उतना पूजनीय स्थान जैसा, अगर आप मुसलमान हैं तो मस्जिद जितना, अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर जितना, ईसाई हैं तो चर्च जितना, उतना वैल्यू दीजिए। और उसके बाद आपके अंदर फीलिंग आने लगेगी उस चीज़ को लेकर कि ये बहुत रिस्पेक्टिव चीज़ है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के लिए कभी भी कितना भी हम नेगेटिव सोचें, बट वो उतना नेगेटिव नहीं जा सकता जितना कि लोग समाज में दुश्मनों के लिए या दूसरों के लिए रखते हैं। ऐसे ही सम्माननीय चीज़ों के लिए कभी भी मोरल डाउन नहीं होगा, कभी भी चीज़ें पीछे नहीं छूटेंगी, हमेशा आप उसकी तरफ आगे जाओगे। और जब आप चीज़ों से प्रेम करने लगते हो, समर्पण आता है, प्रेम आता है, प्रेम के बाद समर्पण आता है, समर्पण के बाद चीज़ें बेस्ट होने लगती हैं, क्वालिटी बढ़ने लगती है और बच्चे छोड़ नहीं पाते उसको। तो वो उस फॉर्मेट को मैं यहाँ फॉलो करता हूँ। बच्चे अपने गुरु को सम्मान प्रणाम बोलते हैं और अपने साथियों को प्रणाम बोलते हैं। प्रणाम छोटा हो या बड़ा हो, उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और ये डिवोशन उनको अपग्रेड करने में मदद करता है। और कोई भी बच्चा यहाँ पर आता है तो छोड़ के नहीं जाता, किसी का मन नहीं हटता यहाँ से। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी काम के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाते हैं। सर, कितने मेडल्स आए हैं? 5 गोल्ड और 1 सिल्वर आया है। और इस कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि कंपटीशन क्या था और फिर किस तरीके से आपके बच्चों ने वहाँ परफॉर्म किया, कितनी क्या मेहनत उसके पीछे उन बच्चों की, वो सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगी। जी, ये है बीच कॉम्बैट गेम्स। पूरी दुनिया में लगभग 100 सालों से हो रहा है। बीच के कॉम्बैट गेम्स बेसिकली क्या है कि समुद्र के किनारे, पूरी दुनिया में समुद्र है, समुद्र तट के किनारे सारे मार्शल आर्टिस्ट एकत्र होते हैं, इकट्ठे होकर, और वो फाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले ये बहुत पुराने ज़माने में कह लें पुराने तरीके से होता था, अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो भारत में ये पहली बार एक पहल जो है बीच कॉम्बैट गेम्स की हुई है, जिसमें ईरान हमें बहुत सपोर्ट करता है। ईरान और इंडिया मिलके अधिकतर होस्ट करते हैं। पहला वाला भी ईरान और इंडिया ने मिलके होस्ट किया था, इस बार भी ईरान और इंडिया ने। ये सेकंड, पहली बार गोवा में हुआ था और दूसरा मुंबई में हुआ है। तो दूसरा भी दोनों ने मिलके, इंडिया ने और ईरान ने मिलके होस्ट किया है। और अगली बार और ज़्यादा कंट्रीज़ आने के चांसेस हैं। हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये कंट्रीज़, और क्योंकि एशिया के अलावा भी ईरान आ रहा है तो इसे इंटरनेशनल बीच कॉम्बैट कहते हैं। तो आगे भी ऐसे ही कॉम्बैट गेम्स आने के चांसेस हैं और भी अच्छे लेवल पे ये धीरे धीरे जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग मार्शल आर्ट्स को इन्वाइट करते हैं। उसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर एक ही एसोसिएशन करेगा। 36 एसोसिएशन थे टोटल, जिसमें कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, कुंग फू,
क्या बोलते हैं, कैपोएरा, मिक्स मार्शल आर्ट्स, मुआ थाई, इन सबको आमंत्रित किया था और भी बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को इनवाइट किया था, सारे एसोसिएशन को, और सारे लोग मिलकर और अपना अपना बेस्ट देते हैं और कंपटीशन देखते हैं कि किस लेवल पे यहाँ पर कितने लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं और कला को ऊपर लाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे अपना पूरा योगदान देना चाहिए और मैं अधिक से अधिक बच्चे ले जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से लेकर। सर जैसे इतनी सारी बातें हमने की है, लेकिन उन बच्चों से भी मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने ये नाम कमाया है, जिन्होंने ये मेडल ला कर दिए हैं और जिन्होंने आपको ये प्राउड मोमेंट फील कराया है। सो वेल, ये तो हमने सर से बात की, लेकिन एक सर छोटी सी चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी लास्ट की, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो भी सीखना चाहते हैं मार्शल आर्ट्स, तो वो किस एज से सीख सकते हैं और क्या डेली जो रूटीन होता है मार्शल आर्ट्स के लिए वो होगा? देखिए, मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई एज नहीं होती। मेरे पास 86 ईयर के एक अंकल हैं, उन्होंने भी मार्शल आर्ट सीखा है, बचपन से सीखना चाहते थे पर समय की कमी के कारण या अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ाव के कारण वो नहीं सीख पाए, पर यहाँ पर आके उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। तो मतलब लिमिट अधिकतम तो कोई नहीं है, पर मिनिमम 3 साल का एक बच्चा मुंबई से यहाँ आया था और उसने ट्रेनिंग ली थी। तो मुझे लगता है 3 साल में अगर बच्चा समझदार है, वो सुन सकता है, समझ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, तो उसे तब से ही करना शुरू कर देना चाहिए। तो देयर इज़ नो लिमिट, जब बच्चा जब से समझदार हो जाए, जब से सिखाना शुरू कीजिए। और रही रूटीन की बात, तो रूटीन के लिए बेसिक एक्सरसाइज मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रमोद गोस्वामी सर्च करेंगे, यू विल गेट माय वीडियोस। सिस्टमेटिक कोर्सेज हैं और वो रूटीन पेरेंट्स करें और बच्चे भी साथ में कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक से आगे जा सकते हैं। थोड़ा रूटीन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और उसकी बढ़ाते इतनी लिमिट कर सकते हैं कि 8-8 घंटे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी लाइफ में उसको अनुभव किया है मेरे गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच प्रमोद सर, आपसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे जिन्होंने ये नाम कमाया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जो मेडल्स लेके आए, जिन्होंने अपने गुरुजी को प्राउड फील कराया, तो उनसे भी मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे भी बातें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी क्या उन्होंने मेहनत की थी इस कॉम्पिटिशन के लिए। सो आइए बात करते हैं उन बच्चों से। सो फाइनली, जैसे कि मैंने बोला था कि उन लोगों से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है जो नाम रोशन करके आए हमारे देश का और हमारे शहर का। तो हमारे साथ शक्ति हैं, हर्षित हैं और कुशाग्र हैं, जिनको ये गले में देख ही सकते हो आप, ऐसे गोल्ड के मेडल है एंड सिल्वर का मेडल है। सो कितनी क्या कैसी मतलब फीलिंग आ रही है? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या फील कर रहे हो, कितना खुशी मिली आपको ये जीत कर? बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने जितनी मेहनत की थी उसका रिजल्ट तो हमको मिला ही है और हम पूरी तरह से अपने आप से सेटिस्फाइड है। और इन सब का श्रेय हम हमारे गुरुजी और पेरेंट्स को देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही मतलब ये क्वालिटी जो इन्हेंस करी है उन लोगों ने हम में, तो उसी की वजह से हम आज यहाँ पे पहुँचे जी। अच्छा, कितने टाइम तक, हर्षित मैं ये जानना चाहूँगी, कितनी क्या आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, सुबह से कितनी मेहनत करते हो, कितने टाइम से आप लोग सीख रहे हैं? ओके, हमारे गुरुजी हैं वो हम पे बहुत मेहनत करते हैं और हर संडे हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, लगभग 7 से 8 हर संडे होता है और वीकली में शाम को होता है, तो लगातार मेहनत होती है। आप कितने टाइम से मार्शल आर्ट्स कर रहे हो? मैं 1.5 साल से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इंटरनेशनल जा पाया। इंटरनेशनल आप 1.5 साल के बाद जा पाए। अच्छा, आप उन बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे जो नए नए मार्शल आर्ट्स में आना चाहते हैं और जो नया नया सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बताएंगे कि कितना इंटरेस्टिंग होता है मार्शल आर्ट्स? मार्शल आर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है और स्कोप भी बहुत ज़्यादा है इसमें, और मज़ा भी बहुत आता है। मतलब एक नई कला सीखने को मिलती है, प्राचीन युद्ध कला सीखने को मिलती है, अपने भारत के बारे में जानने को मिलता है। अच्छा कुशाग्र, इस पे आने में मुझे ऐसी खुशी हुई है क्योंकि अच्छा, आपकी एज क्या है कुशाग्र? 14। आप कितने टाइम से मार्शल आर्ट्स कर रहे हो? 8 to 10 मंथ्स। 8 to 10 मंथ्स से कर रहे हो और आप गोल्ड लेकर आ गए हो, क्या बात है। वैसे मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको मार्शल आर्ट में सबसे अच्छी टेक्निक और सबसे अच्छे ट्रिक्स क्या क्या पता है और क्या क्या होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? मतलब मार्शल आर्ट्स तो पूरा ही एक अच्छी चीज़ है, तो इसमें से टेक्निक्स में स्पेसिफाई नहीं करूँगा, लेकिन वो अपने आप में ही हर टेक्निक की स्पेशलिटी है। ऐसे टेक्निक्स मेरे को बहुत सारी आती है, सर की बदौलत मेरे को सब आता है। अब मैं ऐसे 2-4 कोई बात नहीं, बट जी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी, आप बहुत छोटे हो और आपने मार्शल आर्ट अभी से स्टार्ट कर दिया, सो बहुत तरक्की करोगे, ये तो फिक्स ही है। बट एट लास्ट मैं यही जानना चाहूँ, कितना टफ कंपटीशन था वहाँ पे और फिर उसके बाद जब आप लोगों को ये मिली मेहनत की का फल मिला, तो कितनी खुशी हुई? देखिए, पहली बात तो कंपटीशन तो खुद से ही होता है कि हम अपनी मेहनत कितनी कर रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कंपटीशन में कि हमारे सामने कौन है, ये डिपेंड ये करता है कि हमने मेहनत कितनी करी है। तो जितनी मेहनत हमने करी थी उसका तो फल हमें मिला ही है, क्योंकि गुरुजी ने एक जो मेहनत हमको करनी चाहिए लिमिटेड टाइम पीरियड में,
तो वो तो हमने करी है, तो उसका फल ही हमें मिला है। तो इस पूरी जहाँ तक हम पहुँचे उस पूरा श्रेय हम गुरुजी को देना चाहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि गुरुजी के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। तो थैंक यू सो मच आप तीनों को भी और आपके गुरुजी को भी, जिन्होंने हमारे इंडिया को, हमारे शहर को इतना प्राउड फील कराया और उन्होंने ऐसे होनहार बच्चे दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी हम बहुत ही टैलेंटेड बच्चों से मिले थे और उनके बहुत ही नो डाउट टैलेंटेड गुरुजी से भी मिले थे, जिन्होंने अपना सारा श्रेय बच्चों ने बोल दिया कि हमारे गुरुजी और हमारे पेरेंट्स को जाता है। बट ऐसे कुछ टैलेंट होते हैं जिनको मैं तो बाय गॉड सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि यार आप वो लोग हैं जो हमारे शहर को, हमारे देश को प्राउड फील करा रहे हैं। बट आपको ये शो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं फीडबैक देकर, feedback@gmail.com पर। टिल देन दिस इज योर विजन ऊपर साइनिंग आउट विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हाथवे BTV, क्योंकि ये ज़माना है वीर यंगस्टर्स का।